Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6 SPL, that is Social and Political Science, chapter number 3, and the name of the topic is What is Government? आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा और गवर्नमेंट वर्ड को जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चों इसे हम कलेक्टिवली यूज़ करते हैं। एक्चुअली ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होता है और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को जब हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और इसको याद रखने के लिए आप त्रिदेव को याद रख लीजिए, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को याद रख लीजिए। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा याद रखना कि जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं वैसे ही लेजिस्लेचर कानून का निर्माण करती है। तो और जैसे विष्णु जी विश्व का परिचालन करते हैं, ब्रह्मांड का परिचालन करते हैं, वैसे ही एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशियरी जो है वो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने पे उसे ठीक करती है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या हैं। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट तीन तरह के होते हैं। एक तो लेजिस्लेचर जो कानून का निर्माण करती है, एग्जीक्यूटिव जो कि कानून को इम्प्लीमेंट करती है, जो कानून बना है उसके अकॉर्डिंग शासन चलाती है, और तीसरा है जुडिशियरी। तो त्रिदेव के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे कि ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा करते हैं, उसका परिचालन विष्णु करते हैं और उसका विनाश जो है वो शिव करते हैं। ठीक उसी तरह लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशियरी जो है किसी भी तरह के डिस्प्यूट होने पे उसका परिचालन करती है, उसे ठीक करती है। तो जब हम गवर्नमेंट वर्ड बोलते हैं तो एक्चुअली ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को हम कलेक्टिवली बोलते हैं। तो इसके पास एक वाइड रेंज होता है काम करने का। जैसे कि हम देखते हैं क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। फ्यू लाइन्स आर गिवन इन योर बुक। आप देखिए कुछ हेडलाइंस दी हुई है, न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस है, और उससे आपको पता चल पाएगा कि गवर्नमेंट कितने वाइड रेंज तक काम करती है। चलिए देखते हैं। पहली लाइन है, गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। दूसरा है कि गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ ऑनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट। यानी कि गवर्नमेंट ऑनियन के प्राइस फिक्स करती है और किसी तरह का शॉर्टेज नहीं है मार्केट में, ये भी इंश्योर करती है। फिर सुप्रीम कोर्ट कैन गिव 5 मोर जज। गवर्नमेंट ही ये बात कह रही है। फिर डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून, सेज गवर्नमेंट। कहीं फ्लड आ गया है तो उसको किस तरह से सही करना है, उसके लिए क्या प्लान बनाए गए हैं, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सो गवर्नमेंट फॉर रीवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। इसके बाद देखिए लास्ट लाइन है कि ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर स्कार्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट। तो आप सभी में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हर लाइन में जो है, हर हेडलाइन में गवर्नमेंट यूज़ होता है। तो जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इतना वाइड रेंज का काम करती है और वर्ड गवर्नमेंट को इस्तेमाल करते हैं, तो हम कलेक्टिवली इसके बारे में बात करते हैं, किसी एक के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि सभी के लिए बात करते हैं मिला जुला के। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। So these can be decisions about where to build road and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कितने तरह के काम करती है। हर देश में, हर कंट्री में एक गवर्नमेंट चाहिए होती है जो कि डिसीजंस को ले सके और डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि काम बेहतर तरीके से हो सके। तो आप देखेंगे कि जैसे रोड्स बनाना है, मान लीजिए रोड बनाने का काम है, कहाँ पे रोड बनेगा, कहाँ पे स्कूल बनेगा, स्कूल कहाँ पे बनेगा,
ये कौन डिसाइड करता है? ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि ऑनियंस की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस प्राइस को रिड्यूस कराना भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो ऑनियन के प्राइस को रिड्यूस कराती है गवर्नमेंट, इसको भी गवर्नमेंट ही कराती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कई बार बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को उठाती है, साथ ही साथ जैसे रेलवे का काम है, पोस्टल डिपार्टमेंट का काम है, ये सब काम गवर्नमेंट ही करती है। इसके अलावा हम देखें कि गवर्नमेंट और क्या क्या करती है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो कंट्री की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। कंट्री की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या क्या करती है, जैसा कि अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने क्या क्या देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट रोड्स कहाँ बनेगा, स्कूल्स कहाँ बनेगा, इसके अलावा सोशल इश्यूज उठा रही है गवर्नमेंट। इसके बाद यदि देखें तो रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट का काम कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा यदि देखें तो प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट का ये भी काम है कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा किस तरह से की जाए, ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसके अलावा फॉरेन रिलेशंस, यानी दूसरे देश के साथ किस तरह से पीसफुल रिलेशन बना के रखा जाए, ये सोचना भी गवर्नमेंट का ही काम है। पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा काम है जो गवर्नमेंट को करना पड़ता है ना। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट का, वो ये कि इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश के सिटीजन्स हैं, उनको खाना पर्याप्त रूप से मिले और उन्हें हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा काम है। तो आप इसको लिखेंगे फूड अवेलेबिलिटी, लिख सकते हैं आप इसे फूड अवेलेबिलिटी, और इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी, ये भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम है। जब नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ये सब तो हो गया, ये सब तो तब की बात है जबकि देश की स्थिति ठीक है, पर मान लीजिए कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, सुनामी आ गया, कुछ भी इस तरह की दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना यदि हो गई, तो उस समय में कौन से स्टेप्स लिए जाएं, किस तरह से प्लान बनाया जाए, किस तरह से इस चीज़ से उबरा जाए, ये प्लान भी गवर्नमेंट ही करती है, ये काम भी गवर्नमेंट ही करती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ क्राइम किया है तो उसको कोर्ट में सुनवाई होती है, ये भी गवर्नमेंट ही होता है। तो सीधी सी बात यही कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं आपको दे रही हूँ, इसीलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको क्लियर कर दिया कि ये सारे काम जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो सारे एक्चुअली कलेक्टिवली हम जिसको गवर्नमेंट कह रहे हैं, वो सारे गवर्नमेंट के ऑर्गन अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने कानून बनाया, किसी ने उसको इम्प्लीमेंट किया, और कोई जो है वो कानून के भंग होने पर उसको सजा दे रहा है। तो ये सारा काम गवर्नमेंट करती है। तो आपको ये ज़रूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर इतना सारा काम गवर्नमेंट कैसे करती है, मतलब इतना सारा काम गवर्नमेंट किस तरह से करती है कि भाई बाउंड्रीज भी प्रोटेक्ट करना है, रोड भी बनाना है, स्कूल भी चलाना है, सोशल इश्यूज भी उठाने हैं, और रेलवे और पोस्टल का भी काम करता है। इतना सारा काम अकेले गवर्नमेंट कैसे कर लेती है, ये समझ में, ये आपके मन में एक सवाल उठता होगा। तो इसके लिए आप यदि देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। इतना सारा काम करने के लिए क्या होता है कि जहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं और जहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं, वहाँ पे इस तरह के सारे काम को अंजाम देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। और जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसको कंट्रोल करने की बात है, और हमारी जो टेरिटरी है उसको सिक्योर करने की बात है। तो ये काम गवर्नमेंट कैसे करेगी, किस तरीके से करेगी? ये काम जो है गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव के हेल्प से करती है। तो
आप यदि देखेंगे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को चुनते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो हमारे बिहाफ में यानी सिटीजन्स के बिहाफ में कुछ भी डिसीज़न लेता है, तो हम उसे ये पावर देते हैं कि ठीक है हमारी तरफ से आप कोई सा भी डिसीज़न ले सकते हो, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इस तरह से हम जब ये अधिकार गवर्नमेंट को देते हैं, तो गवर्नमेंट जब बाउंड्री सिक्योर करने की बात करती है तो एक्चुअली वो हमारे बिहाफ में ही डिसीजन लेती है ताकि सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट इतने सारे काम करती है और लोगों के यानी कि सिटीजन्स के बिहाफ पे कोई डिसीज़न लेती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि इतने सारे काम क्या गवर्नमेंट अकेले कर लेती है? तो इसको समझने के लिए हम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को समझेंगे। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है क्लास में कि जो हमारे यहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और दूसरा जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जब हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं इसका मतलब हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या है चलिए देखते हैं। फर्स्ट लेवल जो हो गया वो हो गया सेंट्रल। कई बार इसको नेशनल लेवल कह देते हैं, कई बार इसे यूनियन लेवल भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस नाम में, ठीक है। हमारे यहाँ ये 3 टियर गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टियर यानी कि फर्स्ट लेवल। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल है इसमें आ जाता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल हो गया और इसके बाद नीचे के भाग में आ जाता है और स्टेट लेवल के नीचे आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इसे हम 2 भागों में फर्दर डिवाइड करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं। पहला है रूरल। रूरल का मतलब है विलेज का जो एरिया है उसकी बात है। रूरल का मतलब है विलेज। और इसके बाद दूसरा जो भाग है वो है अर्बन। अर्बन एरिया अर्थात सिटीज़, शहरों की बात है ये, ठीक है। तो ये 3 लेवल है, ये 3 टियर गवर्नमेंट कहलाता है, त्रिस्तरीय सरकार कही जाती है, जिसमें पहला लेवल जो है सेंट्रल है या नेशनल है या यूनियन है, जो भी आपको सुविधा से याद रह जाए वो याद कर लीजिए। उसके नीचे का जो लेवल है इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ये हो गया फर्स्ट लेवल, स्टेट हो गया आपका सेकंड लेवल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया आपका थर्ड लेवल, जिसको फर्दर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, रूरल और अर्बन। तो जब हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं या यूनियन लेवल की बात करते हैं या नेशनल लेवल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एंटायर यानी पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, और जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जिस शहरी क्षेत्र में या जिस गाँव के क्षेत्र की बात करते हैं वो बात करते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इतने सारे काम गवर्नमेंट कैसे करती है। तो गवर्नमेंट ये सारे काम अकेले नहीं करती है, गवर्नमेंट को हर लेवल पे हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट को किससे? एक तो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है जो नेशनल मुद्दों पर काम करती है, ठीक है। इसके बाद स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, हर राज्य में अलग अलग सरकार है जो काम करती है। इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लोकल जगह के जो मुद्दे होते हैं उसको उठाती है। मान लीजिए आप जिस इलाके में भी रहते हो वहाँ आपके यहाँ का रोड खराब है तो आप यूनियन गवर्नमेंट को नहीं कहने के लिए जाओगे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लोकल मुद्दों को उठाती है। तो इस तरह से ये हर लेवल पे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है काम करने के लिए। इस चैप्टर का जो दूसरा सब टॉपिक है हमारा वो है लॉज एंड द गवर्नमेंट।
लॉज एंड द गवर्नमेंट। अब देखिए, सरकार जो भी नियम बनाती है, सरकार जो भी कानून बनाती है, सरकार जो भी लॉ बनाती है, उसको देश में रहने वाले सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि डिसीज़न लेना गवर्नमेंट का पावर है, उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करना भी गवर्नमेंट के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। और गवर्नमेंट को ये राइट है कि जो भी कानून बनाए गए हैं उनको इन्फोर्स किया जाए। इन्फोर्स किया जाए यानी कि उसे लागू किया जाए सही तरीके से, और उसका पालन हो रहा है या नहीं ये भी इंश्योर किया जाए। क्योंकि यदि पालन हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि पालन नहीं हो रहा है तो उस केस में फर्दर उसके ऊपर कार्य किया जाए। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस होना एक कानून है। जो कोई सी भी गाड़ी चलाएंगे, चाहे वो छोटी गाड़ी चलाएं, बड़ी गाड़ी चलाएं, कार चलाएं, स्कूटर चलाएं, ट्रक चलाएं, कोई सी भी गाड़ी चलाएं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार का बनाया हुआ एक नियम है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसको जो इन्फोर्स करते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि ठीक है, कानून तो बन गया कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास नहीं होगी, या तो उसे फाइन किया जाएगा या फिर उसे जेल की सज़ा होगी। तो ये तो कानून बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब कार्रवाई कैसे होगी? मान लीजिए सब लोग गाड़ी चला रहे हैं और उनके पास लाइसेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि गाड़ी चला रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, यानी कि वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और इसके लिए उस व्यक्ति को जो भी कानून में प्रावधान है, जो भी कानून में प्रोविजंस हैं कि उससे फाइन लिया जाएगा या उसे जेल में डाला जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है, बिना लाइसेंस के जो व्यक्ति मिला कार चलाते हुए या स्कूटर चलाते हुए, उसे बस ऐसे ही छोड़ दें। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कानून बन रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट के पावर की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का फिर कोई महत्व ही नहीं होगा कि कानून बनाने को तो बन गया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के कानून का। यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है, और वो ये कि ऐसा नहीं है कि सारा कानून सरकार ने बनाया, सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है और लोग मान रहे हैं। लोगों को भी अधिकार है। मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया, राइट टू इक्वालिटी है या कोई और लॉ है जो कि सरकार ने इस कानून को बनाया, और यदि वो फॉलो नहीं हो रहा है तो इसके लिए वो पर्टिकुलर व्यक्ति भी कोर्ट में जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो किसी खास धर्म से संबंध रखता था, और उसके धर्म की वजह से उसे उस नौकरी में स्थान नहीं दिया गया, वो नौकरी नहीं दी गई, तो इसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है। तो जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कितने तरह की होती है। तो बच्चों, गवर्नमेंट तो बहुत तरह की होती है, लेकिन क्लास 6 में आपको मेनली 2 तरह के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। एक है मोनार्की और दूसरा है डेमोक्रेसी। मोनार्की मीन्स जहाँ पे रूलर जो है वो किंग होता है या क्वीन होती है, मोनार्क होता है ना। और दूसरा डेमोक्रेसी है जिसमें कि लोग अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो अब देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। मोनार्की की यदि बात करें तो मोनार्की में क्या है कि जो जितने भी पावर है, जो डिसीज़न लेने की शक्ति है और उसे इम्प्लीमेंट करने की शक्ति है और जो सज़ा देने की शक्ति है, वो सारा कुछ मोनार्क में ही निहित होता है। मोनार्क के ही पास ये सारे राइट्स होते हैं। दूसरा कि जो फाइनल डिसीजन वो सलाह लेता है, उसके पास भी एक छोटा सा समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनसे वो सलाह लेता है, लेकिन वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। किंग जो है वो उस डिसीजंस को जो कि उसके सलाहकारों ने दी है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसीलिए जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किंग के पास ही रहती है। दूसरे कि किंग को किसी ने चुना नहीं है। ये किस तरह से बना है? ये वंश के आधार पे बना है, यानी कि हेरिडेटरी है। ये पोस्ट जो होता था वो हेरिडेटरी होता था, इसे कोई चुनता नहीं था। इस वजह से वो लोगों के लिए आंसरेबल नहीं होता है। जबकि डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हम देखते हैं कि इसमें बाकायदा लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एक प्रोसेस के थ्रू चुनते हैं। तो इलेक्शन होता है, बाकायदा इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, इसके बाद वो गवर्नमेंट बनाता है।
उसके बाद गवर्नमेंट बनाने के बाद वो अपने हर एक्शन के लिए लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य है, क्योंकि लोगों ने चुना है उस रिप्रेजेंटेटिव को, चूँकि लोगों ने चुना है, सिटीजन्स ने चुना है, इसीलिए वो उनके प्रति जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के लिए आंसरेबल है। जबकि आप मोनार्की में देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए आंसरेबल नहीं होते। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, उससे आपको समझ में आएगा। एक जगह मैंने मोनार्की में सब्जेक्ट्स बोला है क्योंकि उस समय जो थी उसको प्रजा कहते थे, जिसके पास किसी तरह के डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होते थे, इसीलिए हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जब हम सिटीज़न वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके पास जितने भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, वो सारे उसको अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है मोनार्की और डेमोक्रेसी में। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताया था। सबसे ऊपर नेशनल लेवल बताया था, इसके नीचे स्टेट लेवल बताया था, और सबसे नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बताया था। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं ना, तो जब इलेक्शन नेशनल लेवल पे होता है, जब इंटायर कंट्री में इलेक्शन होता है, तो हम अपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं उसे हम एमपी कहते हैं। एमपी बोलने का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह से जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन हो रहा हो, मान लो आसाम में इलेक्शन हो रहा है, या हरियाणा में हो रहा है, या बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, या राजस्थान में हो रहा है, जिस किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो स्टेट के लेवल पे जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो उसे हम MLA कहते हैं। MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये स्टेट लेवल की हो गई। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे कि लोकल स्तर पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो हमारी तरफ से रूल करती है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग का मसला है वो हम लोग ही डिसीजन लेते हैं, और क्योंकि हम अपने बिहाफ पे किसी को चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो हमारी तरफ से जो डिसीजन लेता है, वो हमारी तरफ से जिस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है, वो इनडायरेक्टली यदि देखिए तो वो हम ही होते हैं। वो हम ही होते हैं जो अपने लीडर्स को चुनते हैं। तो इस तरह का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इसे ही हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये मुद्दा उठता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का ख्याल आया कहाँ से। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में शुरुआत इसके फ्रांस से हुई, और वो जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो बहुत सारे देश में स्ट्रगल हुआ, ये इतनी आसानी से सबको नहीं मिल गया। बहुत सारे देश में स्ट्रगल हुआ, और स्ट्रगल के बाद लोगों ने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने यहाँ जो इस्टेब्लिश किया वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हर लेवल पे जो हम किसी को चुनते हैं, ये हमने यहाँ पे MP को चुना नेशनल लेवल पे, है ना, स्टेट लेवल पे हमने MLA को चुना, लोकल लेवल पे भी चलिए मुखिया वगैरह जो भी हमारे लोकल लेवल के रूलर्स हैं उनको हम चुनते हैं। तो ये जो हम चुनते हैं ये कैसे चुनते हैं, इसके लिए एक शब्द याद रखिए आप लोग, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल का क्या मतलब है? यूनिवर्सल यानी कि सभी जगहों पे, वर्ल्ड के सभी हिस्से में ये चीज़ मानी जाती है। एडल्ट मीन्स दोज हु आर 18 और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, और उन सभी को जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर जिनकी आयु है, उन सभी को राइट टू वोट है। राइट टू वोट है, क्योंकि राइट टू वोट होने से ही वो एलिजिबल होते हैं वोटिंग के लिए और किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। पर ये राइट टू वोट जो है ये इतनी आसानी से लोगों को नहीं मिला, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पहले के समय में यदि आप देखेंगे तो राइट टू वोट सिर्फ उन लोगों को मिलते थे जो काफ़ी रिच होते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। विमेन को ये राइट नहीं दिया जाता था, स्लेव्स को ये राइट नहीं दिया जाता था। बहुत सारे लोग थे जो इस अधिकार से वंचित थे, उनको ये राइट नहीं था राइट टू वोट। लेकिन समय के साथ साथ संघर्ष हुआ, और संघर्ष करने के बाद लोगों को धीरे धीरे ये अधिकार मिला। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे नाम किस तरह से पड़ा ये भी हम जरा देखते हैं। एक्चुअली यदि भारत की बात करें, इंडिया की यदि बात करें, तो आज़ादी से पहले क्या था कि सिर्फ कुछ लोगों को ही ये राइट्स मिले हुए थे, और गांधी जी इस अनफेयर प्रैक्टिस से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे, और उन्हें ये बहुत अजीब लगता था कि ये क्या बात हुई कि कुछ लोगों को तो ये राइट्स हैं और कुछ लोगों को नहीं है। इसलिए डिमांड की गई कि नहीं ठीक है, जब आज़ादी मिलेगी तो ये राइट सभी लोगों को होना चाहिए, यूनिवर्सली होना चाहिए।
कि ये राइट सभी एडल्ट्स को होना चाहिए, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब क्या है कि गांधी जी को एक और चीज़ से बहुत सख्त परेशानी थी, और वो ये कि पहले जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी उनको तो राइट टू वोट था, और जिनके पास नहीं थी उनको राइट टू वोट नहीं था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। तो गांधी जी को इस चीज़ से बहुत परहेज था कि जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हें तो राइट टू वोट है, पर जिनके पास कैरेक्टर है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें राइट टू वोट नहीं है। तो उन्होंने 1931 में जो अपना यंग इंडिया जर्नल निकाला, उसमें उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया। वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को कि गांधी जी सेड, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ should get the vote, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. Of that, a man who honestly works by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. मतलब क्या कोई गरीब है तो गरीबी क्या कोई अपराध है कि उसे ये अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, और अंततः हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारा तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सभी को ये अधिकार दिया गया, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन के बगैर सभी एडल्ट्स को ये राइट दिया गया, यानी वोटिंग राइट सभी को मिले। बच्चों, इस चैप्टर में एक बॉक्स है आपका जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है वोट्स फॉर वुमेन। वो एक अलग सेक्शन है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में विमेन को जो ये राइट टू वोट मिला है वो इतनी आसानी से नहीं मिल गया। क्योंकि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई सा भी जगह हो, लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग थे एक्चुअली वो अपने पावर को शेयर करना बिल्कुल ही नहीं चाहते थे विमेंस के साथ, या भी किसी पुअर के साथ, किसी गरीब के साथ। तो विमेंस को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा ये राइट को पाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि आप देखेंगे कि not only women, even poors also, कि women and poor have to fight for participation in the decision making। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि ये जो विमेंस को मिलना चाहिए वोटिंग राइट्स, इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया, खास करके क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मेन थे वो ज़्यादातर चले गए थे लड़ाइयों पे, युद्ध करने के लिए चले गए थे, वॉर पे चले गए थे, वॉर फ्रंट पे थे वो, और जो विमेन थी वो पीछे छूट गई थी। तो कई बार उन्हें ऐसे काम करने पड़ते थे जो कि मेन के लिए होते थे, पर वो काम मजबूरी में उन्हें करना पड़ता था और वो उसे बहुत अच्छे से निभाती थी। तो वो समय था जब लोगों को ये दिखा कि ठीक है विमेंस आर ऑल्सो इक्वली कैपेबल, तो उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए वोटिंग का। और तब ये बात काफ़ी ज़्यादा प्रकाश में आई और काफ़ी ज़्यादा लोगों का ध्यान गया इस बात पे कि ठीक है विमेन तो सारे काम कर लेती है, तो इनको फिर ये राइट क्यों ना दिया जाए। तो उस समय से स्ट्रगल शुरू हो गया। हालांकि स्ट्रगल करने वाली बहुत सी जो महिलाएं थी उनको कईयों को जेल हो गया, कई जो है सो हंगर स्ट्राइक पे चली गई, तो उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया ताकि जो है सो वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकी। लेकिन जब इस तरह की आंधी आती है तो इसे रोकना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये बात जो है वो बहुत ही जायज़ बात थी। किस चीज़ में कम थी लेडीज़ की, किस चीज़ में विमेन कम थी कि उन्हें ये राइट नहीं दिया गया था या पुअर्स को ये राइट नहीं दिया गया था। फिलहाल जब हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो अमेरिका जो कि आज डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में है, वो अमेरिका में भी लेडीज़ को, विमेन को जो वोटिंग राइट्स मिले वो 1920 में मिले, और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में विमेन को जो वोटिंग राइट्स मिले वो 1928 में मिले। लेकिन जब हमारे भारत में हमारा भारत आज़ाद हुआ, हमारा अपना संविधान बना, तो शुरू से ही सभी को इक्वली, विमेन को भी, पुअर को भी, सभी को इक्वली वोटिंग राइट्स मिले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक लंबे संघर्ष के बाद, ऐसा नहीं है कि हमें थाली में परोस के दिया गया कि ठीक है भाई ये लीजिए डेमोक्रेसी, आप इसको एंजॉय कीजिए, आपको ढेर सारे राइट्स हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ा लोगों को। नेशनल मूवमेंट जब आप पढ़ोगे बच्चों तो आप देखोगे कि कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। और उसके बाद तो आज के समय में जब हमारे पास ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपनी डेमोक्रेसी की अक्षुण्णता को बना के रखना चाहिए और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर हमला ना करे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को हमें अभी से ही समझना होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। छोटा सा चैप्टर था पर
मुझे लगता है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू आप सबों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए।